हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। तो आज इस लेक्चर में हम लोग डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको क्वेश्चंस की फॉर्म में यहाँ पर कवर करेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अकाउंटिंग का मीनिंग समझते हैं कि अकाउंटिंग बेसिकली यहाँ पर होती क्या है, ठीक है। और अकाउंटिंग का मीनिंग समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत क्यों है, हम अकाउंटिंग यूज़ ही क्यों करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम कोई यहाँ पर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमें डे टू डे बेसिस पे कई सारी यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना, वेजेस पे करनी, सेल्स करनी, ठीक है। तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि ये जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है उसको हम सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करके रखें, ताकि हमें अपने बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके और हमें पता चल सके कि हमारे बिजनेस में आखिरकार चल क्या रहा है। तो इस पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग को जो है यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग के अंडर हम लोग क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में जितने भी डे टू डे बेसिस पे ट्रांजेक्शन होती है उसको हम सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर आगे चलकर उनसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिससे हमें अपने बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मिलती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो अकाउंटिंग है वो रिलेटेड होती है बिजनेस के साथ, यानी कि अकाउंटिंग की ज़रूरत सिर्फ हमें बिजनेस में पड़ती है, हमें अपने पर्सनल लाइफ में जो है वो अकाउंटिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो, जो अकाउंटिंग होती है वो यहाँ पर कोई भी सिंगल एक्टिविटी नहीं होती है जो हमने कर दिया और अकाउंटिंग खत्म, ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग के अंडर हमें यहाँ पर मल्टीपल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, मल्टीपल स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का वो यहाँ पर खत्म होता है। तो एक एक करके हम यहाँ पर अकाउंटिंग की प्रोसेस को समझते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है हमारा अकाउंटिंग का वो क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इस स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसको हम जो है सिस्टमेटिक मैनर में एक जगह पे यहाँ पर जो है रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि सेल की ट्रांजेक्शन हुई तो सेल की रिकॉर्ड कर दी, परचेज की हुई तो परचेज की, कैश की ट्रांजेक्शन हुई तो कैश की, ठीक है। अब ये जो ट्रांजेक्शन होती है उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि डेट वाइज। जो पहले ट्रांजेक्शन हुई है तो उसको पहले रिकॉर्ड करना है, जो बाद में हुई है उसको यहाँ पर बाद में रिकॉर्ड करना है। अब देखो, जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को यहाँ पर दो कंडीशन जो है फुलफिल करनी जरूरी होती है। दो कंडीशन क्या होती है, बिजनेस प्लस एम। बिजनेस जो बी है वो डिनोट करता है बिजनेस को और जो एम डिनोट करता है हमारा मॉनेटरी टर्म्स को, यानी कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं और उनको उनकी जो वैल्यू है हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमने यहाँ पर वेजेस पे किए यहाँ पर अपने वर्कर्स को 5000 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो वेजेस है, ये जो ट्रांजेक्शन है वो हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड है। दूसरा, हम इसकी जो है मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मॉनेटरी टर्म्स में इसकी जो वैल्यू है, ये जो हमने सर्विसेज वेजेस पे की वो कितनी यहाँ पर 5000 रुपीज़ है। तो इस ट्रांजेक्शन को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है, ठीक है, एक और एग्जांपल से समझो। यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन हुई है कि यहाँ पर 50% जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे कंपनी के वो हमारे कंपनी के लिए जो है लॉयल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो ट्रांजेक्शन है वो पहली कंडीशन यानी कि बिजनेस के साथ तो रिलेटेड है, पर ये जो दूसरी कंडीशन है कि मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करना, ये इसको पूरी नहीं करता, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है पैसे के टर्म्स में कितनी है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा यहाँ पर होता है वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो रिकॉर्डिंग के अंडर हम लोग ने क्या किया था, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई थी उसको यहाँ पर एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के अंडर हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रांजेक्शन को इन नेचर के हिसाब से इनको जो है हम यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं। जैसे मान लो सेल्स की ट्रांजेक्शन है, सेल को हमने अलग कर दिया, परचेज की ट्रांजेक्शन है, परचेज को अलग कर दिया, कैश की ट्रांजेक्शन है, कैश को अलग कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, ताकि और अच्छे से हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को गेन कर सकें। अब अकाउंटिंग के अंडर हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं, तो सिंपली देखो, हर ट्रांजेक्शन के लिए हम यहाँ पर एक अकाउंट मेंटेन करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर परचेज अकाउंट हो गया, ठीक है। हमने क्या करना है, एक परचेज अकाउंट ओपन करना है और जर्नल में हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन एक साथ रिकॉर्ड की थी, इस ट्रांजेक्शन में, इस जर्नल बुक में जितनी भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी उसको हम यहां से उठाकर जो है परचेज अकाउंट में जो है डाल देंगे। तो हमने क्या किया, बेसिकली परचेज की ट्रांजेक्शन को यहां पर क्लासिफाई कर दिया, अलग कर दिया। ऐसे ही सेल्स की ट्रांजेक्शन है, उसको हमने यहां से उठा के एक जगह पे जो है इकट्ठा कर दिया। अब ये हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें जर्नल में जाकर पूरी जर्नल को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सेल की ट्रांजेक्शन कब कब हुई थी, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सेल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम सिंपली सेल्स अकाउंट में जाएंगे, वहां पर हमें सेल्स से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है। तो क्लासिफिकेशन हम लोग इसी के लिए करते हैं ताकि हमें जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन चाहिए वो इजिली यहाँ पर जो है मिल जाए। क्लियर है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है हमारा समराइजिंग। ठीक है, अब समराइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी हमारी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है उसकी हम यहाँ पर एक समरी प्रिपेयर करते हैं। अब समरी क्या होती है, कोई बड़ा सा पैराग्राफ है, कोई बड़ी सी इंफॉर्मेशन है, उसको जो है कम शब्दों में एक्सप्लेन करना। जैसे स्कूल में होता था ना कि हमें यहाँ पर 10 लाइनों का पैराग्राफ दे दिया जाता था, उसको 2 या 3 लाइनों में हमें एक्सप्लेन करना होता था, यानी कि उनकी समरी प्रिपेयर करनी होती थी कि यहाँ पर जो 10 लाइनों में बात की है हमें उसे 2 या 3 लाइनों में एक्सप्लेन करना है। यानी कि कोई पर्सन अगर ये 2 या 3 लाइनों को पढ़ लेता तो उसे पूरे 10 के 10 पैराग्राफ का मीनिंग 10 का 10 जो लाइन था उसका यहाँ पर मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही अकाउंटिंग अंडर हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी शॉर्ट समरी बनाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम उसको स्टडी कर पाए, एनालाइज कर पाए और यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है ले सके। अब इसके लिए हम लोग करते क्या अकाउंटिंग के अंडर, हम लोग प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर अकाउंट्स होते हैं उनके जो भी बैलेंसेस होते हैं चाहे वो डेबिट हो क्रेडिट हो उसको हम यहाँ पर शो कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो हमारे यहाँ पर कैश अकाउंट है, ठीक है, कैश अकाउंट में हमने मल्टीपल ट्रांजेक्शन की और लास्ट में हमारे पास जो है 40,000 कैश जो है बच गया, यानी कि कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस जो है यहाँ पर हमारा 40,000 जो है बच गया, डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बैलेंस हमारा यहाँ पर बचा उसको हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में शो कर देंगे। तो डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस के साइड में हम यहाँ पर कैश अकाउंट लिख के 40,000 शो कर देंगे। अब इससे क्या पता लग रहा है कि हमें पता लग रहा है कि जो कैश अकाउंट है उसमें हमारे पास 40,000 रुपीज़ जो है बच गए। ठीक है, हमें अब यहाँ पर कैश अकाउंट में जाने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रायल बैलेंस में जाना है, इसको पढ़ना है और इससे हमें इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं जो मेंटेन किए उसका बैलेंस हम यहाँ पर शो कर देते हैं, जिससे जितनी भी अकाउंटिंग हमारी एंट्रीज है उनकी एक हम यहाँ पर समरी जो है प्रिपेयर कर पाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखो यहाँ तक जो हमने यहाँ पर समरी प्रिपेयर किया वो किस लिए किया, ताकि हम उसका एनालिसिस कर पाए और उससे जो है हम रिजल्ट फाइंड आउट कर पाए कि हमारा बिजनेस आखिरकार कैसा यहाँ पे जो है चल रहा है। ठीक है, तो ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इस स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी हमने यहाँ पर समरी प्रिपेयर की होती है यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की, उसको हम क्रिटिकल एग्जामिन करते हैं, स्टडी करते हैं, ताकि उससे हम यहाँ पर रिजल्ट फाइंड आउट कर पाए कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अब ये हम कैसे करते हैं, तो सिंपली देखो जो इस स्टेप के अंदर हम लोग मल्टीपल अकाउंटिंग रेशियोज ट्रेंड एनालिसिस की हेल्प से जितने भी हमारी समरी प्रिपेयर की तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से उससे हम यहाँ पर फाइंड आउट कर पाते हैं कि हमारा बिजनेस यहाँ पर कैसा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर बुरा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो एनालिसिस में हमें सिंपली अपने बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टडी करना है। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन। अब देखो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया कि हमारा बिजनेस ऐसा परफॉर्म कर रहा है, हमने रिजल्ट्स भी यहाँ पर जो है फाइंड आउट कर लिए हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या फिर बुरी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है या फिर बुरी है। उसके बाद लास्ट स्टेप में अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, इस रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को जिनको उन इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। अब ये यूजर्स कैसे हैं, कौन होते हैं, सिंपली देखो यहाँ पर जैसे मान लो एक ओनर है, ठीक है, ये इससे जानना है कि हमारा जो बिजनेस है जिसमें उसने पैसा लगाया है उसका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कंपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी वो जो है यहाँ पर ओनर को दे देगी ताकि ओनर जो है उसके बेस पर हमारे बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है गेन कर सके। तो हमें लास्ट स्टेप में जो भी रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया उसे यूजर्स को जो है यहाँ पर प्रोवाइड करना है, कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो ये मेरा कराने का मेन मोटिव ये था क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे आप उसके अपने आप यहाँ पर जो है आंसर कर सके। तो यहाँ तक हमने अकाउंटिंग का मीनिंग और प्रोसेस यहाँ पर समझ लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, which step in the accounting process is responsible for recording financial transaction in a systematic and chronological manner। यानी कि अकाउंटिंग का कौन सा स्टेप है जिसके अंदर हम अपने बिजनेस में जितनी भी डे टू डे बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको जो है सिस्टमैटिक और क्रोनोलॉजिकल यानी कि डेट वाइज यहाँ पर जो है रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन ए क्लासिफाइंग, ऑप्शन बी समराइजिंग, ऑप्शन सी रिकॉर्डिंग या फिर एनालाइजिंग। तो आंसर हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, रिकॉर्डिंग। क्या होगा हमारे यहाँ पर, रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज नोन एज। यानी कि जब हम अपने बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे उस प्रोसेस को उस एक्टिविटी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं। पहला लेजर पोस्टिंग, दूसरा जर्नलाइजिंग, तीसरा जर्नल बैलेंसिंग, चौथा बोथ बी एंड सी। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन बी जर्नलाइजिंग इज अ
करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो जब भी यहाँ पर मान के चलो एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पर उसने सेल किया और उसने इस सेल की ट्रांजेक्शन को अपने जर्नल बुक में जो है यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस इसने फॉलो किया है, ये जो एक्टिविटी की है, इसे ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। तो अकाउंटिंग में एक प्रॉपर नेम यहाँ पर जो है दिया गया है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। इसमें से कौन सी यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती है अकाउंटिंग के अंदर। तो हमने देखा था अकाउंटिंग में अगर किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो उसे दो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल करनी जरूरी है। पहली बी यानी कि बिजनेस के साथ रिलेटेड होनी चाहिए, दूसरा एम यानी कि उन्हें मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो पहली ट्रांजेक्शन देखो क्या है, रॉ मटेरियल बिजनेस के साथ रिलेटेड है, उसके बाद इसकी मॉनेटरी टर्म्स में हम 10,000 वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट वेजेस पेड टू वर्कर्स 5,000, तो वेजेस पेड की गई है, बिजनेस के साथ रिलेटेड है, मॉनेटरी टर्म्स में हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो ये भी रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट है सेलिंग गुड्स टू अ कस्टमर 15,000, हमने यहाँ पर अपनी जो गुड्स बनाई थी उसको सेल किया, तो ये हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड है और हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो ये भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट क्या है, 50% एम्प्लॉयज आर हार्ड वर्किंग एंड लॉयल, यानी कि हमारे जो 50% लोग हैं वो हार्ड वर्किंग एंड लॉयल है, तो इसका ये देखो ये बिजनेस के साथ तो रिलेटेड है, एक कंडीशन तो फुलफिल कर रही है पर जो दूसरी कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रही है, तो इस ट्रांजेक्शन में आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, इन अकाउंटिंग प्रोसेस क्लासिफिकेशन स्टेप रिलेटेड विद, यानी कि जो क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर स्टेप पढ़ा था वो जो है वो किसके साथ रिलेटेड होता है। पहला रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करने के साथ रिलेटेड होता है, या फिर ऑर्गेनाइजिंग ट्रांजेक्शन इनटू अकाउंट, यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किया उनको उनके प्रॉपर रेलेवेंट अकाउंट में हमें ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि अकाउंट में हमें पोस्ट करना है, उसके साथ रिलेटेड होती है। या फिर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यानी कि हम जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो वो हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर देखो ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइजिंग ट्रांजेक्शन इनटू अकाउंट्स इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट इज नोन एज, ठीक है। तो हमने देखा था क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जर्नल में जितनी भी हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की होती है उसको उसकी नेचर के हिसाब से हम डिफरेंट अकाउंट्स में जो है यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, तो ये अकाउंट जो है वो हमारे सिंपली यहाँ पर लेजर अकाउंट्स ही कहलाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पहला जर्नल पोस्टिंग, दूसरा लेजर पोस्टिंग, तीसरा बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, जर्नल पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर देखो यहाँ पर ऑप्शन बी, लेजर पोस्टिंग इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि हम क्या करते हैं यहां से एंट्री जो है लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं, तो इसीलिए हम इसको लेजर पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, डैश इज प्रिपेयर्ड फॉर समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारे बिजनेस के जितने भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ट्रांजेक्शन है, उसकी हम यहाँ पर एक समरी प्रिपेयर कर सकें। पहला ट्रायल बैलेंस, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों के तीनों ही प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि हम यहाँ पर अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन की समरी प्रिपेयर कर सकें। जो ट्रायल बैलेंस है वो जितने भी हमारे अकाउंट बैलेंसेस हैं उससे यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस का यूज करके हम यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनकी समरी बनाई जाती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जितनी भी हमारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू उनकी यहाँ पर समरी बनाई जाती है। तो इससे क्या होता है, बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लग जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता लग जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, द ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस हमने देखा था समरी बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस किस चीज की समरी होती है, पहला ओनली द डेबिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट, दूसरा ओनली द क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट, तीसरा ऑल ऑफ द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो किस चीज की यहाँ पर समरी होती है, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जितने भी हमारे यहाँ पर लेजर अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उनके बैलेंसेस से हम जो है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और एक समरी यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स, यानी कि जब हम किसी एनालिसिस स्टेप में हम लोग क्या करते थे, हमने जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको प्रॉपर तरीके से हम क्रिटिकल एग्जामिन करते थे, स्टडी करते थे। तो एनालिसिस के अंदर हम लोग बेसिकली करते क्या है, क्या काम हम यहाँ पर करते हैं, पहला ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन इनटू
अकाउंट्स, हम अकाउंट्स में जो है ट्रांजेक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। तीसरा, कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल रेशियोज एंड परफॉर्मिंग ट्रेंड एनालिसिस या फिर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो आंसर देखो हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एनालिसिस के अंदर हम लोग डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज जैसे कि सॉल्वेंसी रेशियोज हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हो गए, एक्टिविटी रेशियोज हो गए, उनका यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। साथ के साथ हम यहाँ पर कई सारे ट्रेंड एनालिसिस भी करते हैं कि हमारे बिजनेस का ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है, उसके बेस पर हम जो है यहाँ पर रिजल्ट फाइंड आउट करते। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर एनालिसिस और इंटरप्रिटेटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। पहला, कि हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड कर सकें। दूसरा, जितने भी हमारे लेजर अकाउंट्स है उनकी एक यहाँ पर समरी बनाई जा सके। तीसरा, टू ऑब्टेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सके, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके, या फिर टू क्लासिफाई ट्रांजेक्शन इनटू एप्रोप्रिएट अकाउंट। तो यहां पर देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी इस पर्पस से करते हैं ताकि हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में जो है पता चल सके। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहां पर क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो कि अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव जो है नहीं होता। क्योंकि देखो अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं, कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स को हम यहाँ पर फुलफिल करना पड़ता है, करने की कोशिश करते हैं, करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कि अकाउंटिंग का नहीं होता। पहला, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जा सके ताकि हमें पता चल सके कि बिजनेस में आखिरकार हमारा चल क्या रहा है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि हम ये डिटरमाइन कर पाए कि हमारा बिजनेस कितना यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कमा रहा है, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्या है, अस्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसको जानने का ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये भी हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्या है, सुपरविजन ऑफ वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर सुपरविजन करने कि वो सही से ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता अकाउंटिंग का, ये हमारा ऑब्जेक्टिव जो है नहीं होता अकाउंटिंग है। तो ऑप्शन डी, सुपरविजन ऑफ वर्कर इज अ करेक्ट आंसर। सुपरविजन ऑफ वर्कर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, तो सिंपली देखो, जब भी हम कोई बिजनेस, हम गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर बनाते हैं तो उस बिजनेस के लिए उस गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट को कंट्रोल करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बिजनेस ने अपने कॉस्ट को कंट्रोल किया तो उसका प्रॉफिट यहाँ पर हाई होगा, अदरवाइज उसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो बिजनेस है वो यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग को परफॉर्म करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर बेसिकली क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जितने भी, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको हम यहाँ पर सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि एक गुड्स और सर्विसेज को बनाने में हम किस किस जगह पे कॉस्ट इनकर कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर हम कॉस्ट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट यहाँ पर जो है इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट देखो क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखो जो हमारी मैनेजमेंट होती है, जैसे कि मैनेजर हो गए, ठीक है, तो वो बिजनेस को मैनेज करते हैं, ठीक है, और बिजनेस को मैनेज करने के लिए उन्हें कई सारे यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लेने पड़ते हैं। जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको डिसाइड करनी पड़ती है। उनके लिए उन्हें क्या चाहिए, अपने बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि देखो बिना इन्फॉर्मेशन के जो मैनेजर्स हैं वो कैसे यहाँ पर जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो बेसिकली यहाँ पर डिज़ाइन की गई है, जो हमारी यहाँ पर मैनेजमेंट है जो कि बिजनेस को मैनेज करती है उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ताकि मैनेजमेंट जो है उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो यहाँ पर कर सके। क्लियर है। तो ये हमारी क्या थी यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अकाउंटिंग का जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, जो भी हमने यहाँ पर रिजल्ट फाइंड आउट किया उन्हें कम्युनिकेट करना है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इनमें से कौन सा हमारा यहाँ पर यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, पहले देखो क्या है, इंटरनल यूजर्स ओनली, दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स ओनली, तीसरा इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ओनली, या फिर नन ऑफ द अब। तो यहाँ पर आंसर देखो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके मेनली दो तरह के यूजर होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल यूजर ऐसे यूजर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी कंपनी के मेंबर्स होते हैं और वो इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑनर हो गया, ठीक है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, हमारे बिजनेस का मेंबर है, तो ये हमारा कहलाता है इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, जो कि ऐसे पर्सन जो कि अभी कंपनी के मेंबर्स जो है वो नहीं है,
वो कंपनी में फिर भी उनका किसी भी तरह का यहाँ पर इंटरेस्ट है या फिर वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो एक इन्वेस्टर है जो कि हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऑब्वियसली बात है ये हमारी कंपनी के बारे में जानना चाहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा यूज़र है जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल यूज़र। इसके अलावा जो क्रेडिटर है जिन्होंने यहाँ पर लोन वगैरह दिया हुआ है, वो भी जानना चाहेगी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि उसी के ऊपर यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट की वापसी और इंटरेस्ट जो है पेमेंट की वापसी जो है वो यहाँ पर डिपेंड करती है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल यूजर्स। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड। अब सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव फीचर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि इसमें ये क्वालिटीज़ जो है होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर यहाँ पर कार खरीदते हो तो आप एज्यूम करते हो कि कार की जो माइलेज है वो यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, वो लॉन्ग लास्टिंग यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसे ही जब हम कोई अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, तो हम यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं कि इस अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ यहाँ पर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव फीचर। तो एक अकाउंटिंग सिस्टम में कौन कौन सी यहाँ पर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहला देखो क्या है, रिलायबिलिटी, दूसरा क्या है, रेलेवेंस, तीसरा क्या है, कंपेरेबिलिटी, चौथा क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी यहाँ पर क्वालिटेटिव फीचर्स होते हैं अकाउंटिंग के। तो यहाँ पर आंसर देखो ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। यानी कि एक हमारे यहाँ पर जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है उसमें ये चारों की चारों जो है क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब ये होती क्या है, पहले बात करते हैं यहाँ पर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है ऐसा होना चाहिए जो कि भरोसे योग हो, कि हम लोग यहाँ पर उसके ऊपर ट्रस्ट कर सके। यानी कि हमें एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करना है जिसके अंदर बिजनेस होने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको हम सही तरीके से यहाँ पर जो है रिपोर्ट कर सके अपने यूजर्स को, ताकि जो यूजर्स हैं उनको यहाँ पर किसी भी तरह की गलत फहमी ना हो हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग। यानी कि हमें उसे मिसलीड नहीं करना है, हमारे जो यूजर्स है वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे जो है भरोसा कर पाए, ठीक है। ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रेलेवेंस, ठीक है। अब रेलेवेंस क्या है, देखो अकाउंटिंग हम जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं किसको, हमारे जो यूजर है उसको। क्यों करते हैं, ताकि वो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर सके। तो हमारा एक ऐसा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे जो यूजर्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाला होना चाहिए। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करें वो डिसीजन मेकिंग करने के लिए यूजर्स के लिए रेलेवेंट होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम फालतू की चीज़ें यहाँ पर अकाउंटिंग में कर रहे हैं जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। उसके बाद जो भी हम यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो कंपेरेबल होने चाहिए। यानी कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी दूसरी कंपनी के साथ या फिर हमारी जो पिछले साल की परफॉर्मेंस है उसके साथ यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हो। क्यों ऐसा, देखो कंपेयर करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि कहाँ पर हमारी यहाँ पर खामियां है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर मान के चलो एक ए कंपनी है और यहाँ पर बी उसकी कंपटीटर है, अगर यहाँ पर ए जो है बी को ए जो है बी के साथ कंपेयर ही नहीं करेगी तो उसे कैसे पता लगेगा कि वो जो है कितना अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रही है। तो इसीलिए हमारी जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि जो भी हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो उसको हम यहाँ पर कंपेयर कर सके। नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे यूजर्स हैं वो यहाँ पर आसानी से उसको पढ़ के उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि बेसिकली ये हमें क्या बताना चाहिए। मतलब कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो कि हर किसी को आसानी से यहाँ पर जो है समझ आ सके। क्लियर है आपको। तो ये सारे हमारे क्वालिटेटिव फीचर्स होने चाहिए एक अकाउंटिंग के अंडर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, डैश इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरमेंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्डिंग सच ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स बाय वे ऑफ पोस्टिंग दैम इनटू इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको जो है यहाँ पर रेलेवेंट अकाउंट में जो है पोस्ट भी करते हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई भी करते हैं। तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पहला बुक कीपिंग, दूसरा अकाउंटिंग, तीसरा अकाउंटेंसी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या होगा, यहाँ पर बुक कीपिंग, ठीक है। अब कईयों के दिमाग में आएगा कि अकाउंटिंग में भी तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो अकाउंटिंग है वो उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन के बाद समरी भी बनाते हैं, एनालिसिस भी करते हैं और इंटरप्रिटेशन भी करते हैं और कम्युनिकेट भी करते हैं। पर यहाँ पर पूछा गया है कि सिर्फ ट्रांजिशन को रिकॉर्ड करना और क्लासिफिकेशन करने तक जो हम काम करते हैं उसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो उसे हम यहाँ पर कहते हैं बुक कीपिंग। यानी कि जो बुक कीपिंग है वो यहाँ पर एक पार्ट होता है हमारा अकाउंटिंग का, जिसके अंदर हम यहाँ पर डिफरेंट ट्रांजेक्शन के लिए डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उसमें उन ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में जो है रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना,
बुक कीपिंग एक पार्ट ही हमारा यहाँ पर अकाउंटिंग का। अगर हम सिर्फ क्लासिफिकेशन तक की बात कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा बुक कीपिंग। अगर हम पूरे होल स्टेप को रिकॉर्डिंग से लेकर कम्युनिकेट करने तक बात कर रहे हैं तो वो हमारा यहाँ पर कहलाता है अकाउंटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग के अंडर हम लोग हमने पढ़ा था कि यहाँ पर बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसको हम सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं और क्लासीफाई करते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन करने हैं। अब देखो जो बुक कीपिंग है वो हम यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सी? पहला सिंगल एंट्री सिस्टम और यहाँ पर जो है डबल एंट्री सिस्टम। इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन ही बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंगल एंट्री सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं बुक कीपिंग के लिए और डबल एंट्री सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं। अब ये बेसिकली है क्या, सबसे पहले बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम का। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है हमारा ये एज्यूम करके मानता है कि हर ट्रांजैक्शन का एक यहाँ पर सिंगल एस्पेक्ट ही होता है। इसीलिए हम जो है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हर ट्रांजैक्शन का एक ही एस्पेक्ट जो है रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर वेजेस पे की यहाँ पर 5000, तो हमने क्या किया, इस ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट जो कि हमारा है कि कैश हमारे पास से जो है चला गया, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे और इसका जो सेकेंड एस्पेक्ट था वेजेस हमने जो पे किए थे वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये हमारा कहलाता है यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम। अब दूसरा क्या है हमारा यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, तो सिंपली देखो डबल एंट्री सिस्टम ये एज्यूम करके चलता है कि हर ट्रांजैक्शन का यहाँ पर जो है डबल एस्पेक्ट होता है, यानी कि एक डेबिट एस्पेक्ट होता है और एक हमारा यहाँ पर क्रेडिट एस्पेक्ट होता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन करो उसमें हमें कुछ यहाँ पर मिलता है और कुछ हम यहाँ पर उसको देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर फर्नीचर हमने यहाँ पर परचेज किया, ठीक है, तो फर्नीचर हमने 5000 रुपये का परचेज किया, ठीक है, तो ये एक ट्रांजेक्शन हुई। अब इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ कि फर्नीचर हमारे पास आया, हमने फर्नीचर रिसीव किया और इसके अगेंस्ट हमारे पास से यहाँ पर जो है कैश चलेगा। तो इस ट्रांजेक्शन के हमारे यहाँ पर दो एस्पेक्ट है, एक क्या है फर्नीचर का डेबिट होना, फर्नीचर का आना जिसको हम डेबिट करेंगे, और कैश का चला जाना जिसको हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो इस ट्रांजेक्शन को हम फर्नीचर अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट में भी इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो हमारा यहाँ पर सिस्टम है वही हमारा कहलाता है डबल एंट्री सिस्टम। अब देखो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना वो इनकम्प्लीट सिस्टम है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ एक एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करें तो उससे हम ज़्यादा अच्छे से अपने जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, डैश मेंटेन्स ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारा यहाँ पर बुक कीपिंग का सिस्टम है जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक को ही यहाँ पर जो है मेंटेन करता है। पहला सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा डबल एंट्री सिस्टम, तीसरा मल्टीपल एंट्री सिस्टम या फिर बोथ एंड बी। तो आंसर देखो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है सिंगल एंट्री सिस्टम में जब भी हम कोई कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि एक ही एस्पेक्ट तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करें। और जब भी हम कोई क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं उसको उस पर्सन के अकाउंट में, जिस भी पर्सन हमने क्रेडिट पे सामान खरीदा है उसको उसके अकाउंट में हम यहाँ पर जो है एंट्री पास कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर दो अकाउंट की ही रिक्वायरमेंट है, कैश बुक और यहाँ पर जितने भी पर्सनल अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो यही दो अकाउंट्स हम यहाँ पर जो है मेंटेन करके रखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। पर जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है उसमें हमारे और भी अकाउंट यहाँ पर जो है मेंटेन किया जाता है, जैसे रियल अकाउंट्स हो गए, नॉमिनल अकाउंट्स हो गए, वो सारे हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, डैश फ्रेम्स रूल्स एंड प्रिंसिपल विच आर टू बी फॉलोवर्ड एंड कंपाइल्ड विद इन अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करते वक्त। पहला बुक कीपिंग, दूसरा क्या है अकाउंटिंग, तीसरा क्या है अकाउंटेंसी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन सी अकाउंटेंसी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो जब भी हम कोई अकाउंटिंग करते हैं तो जो भी रूल्स मेथड्स हम अकाउंटिंग करते वक्त फॉलो करते हैं वो सारे रूल्स एंड मेथड जो है वो हमारे अकाउंटेंसी में यहाँ पर जो है लिखे हो सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो अकाउंटेंसी यहाँ पर एक बुक है, एक अकाउंटेंसी बुक है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखेंगे अकाउंटिंग बेसिकली यहाँ पर जो है वो करनी कैसे है। तो जब भी हमें अकाउंटिंग करनी है सबसे पहले हम यहाँ पर इस बुक से नॉलेज लेंगे, फिर उस नॉलेज को हम यहाँ पर अकाउंटिंग करते हुए अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए जो अकाउंटेंसी है उसको हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, कई बार अकाउंटिंग की नॉलेज, और जो अकाउंटिंग है हम उसको उस नॉलेज की एप्लीकेशन भी यहाँ पर जो है कह देते हैं। यानी कि जब भी अकाउंटिंग की जाएगी तो इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उसको फॉलो करके यहाँ पर जो है अकाउंटिंग की जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है हमारा यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग समझना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली होते क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें यहाँ पर फॉलो करना होता है जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा एक अकाउंटिंग का रूल है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो ये कहता है कि जो भी हम यहाँ
पर एसेट, जब भी हम कोई यहाँ पर एसेट को परचेज करेंगे तो हमेशा उस एसेट को एक्वायर करने के लिए हमें यहाँ पर जितनी कॉस्ट आई होगी उस प्राइस पे हमें जो है एसेट को अपने बैलेंस शीट में जो है वो रिकॉर्ड करना है। यानी कि एसेट को हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो हम जब भी यहाँ पर जो है अकाउंटिंग करेंगे तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे और हमारी एसेट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही जो है इशू करेंगे। अब आप सोचोगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, हम क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो सिंपली देखो, अकाउंटिंग करने का मेन पर्पस क्या होता है कि हम अपने बिजनेस के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर जो है कम्युनिकेट कर सके सामने वाले यूजर्स को जिनको इन इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा हम अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है यहाँ पर कंपेयर कर सके दूसरी हमारे कंपटीटर्स के साथ, ठीक है, ताकि हमें पता लग सके कि हमारी परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी है। दूसरा कि सामने वाला जो पर्सन है जिसको हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहते हैं वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से यहाँ पर जो है अंडरस्टैंड कर सके। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग करने के, ठीक है। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमें इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना जरूरी होता है। क्यों ऐसा होता है? देखो, इन रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे कंपटीटर्स हैं उन्हें भी पता है, हमें भी पता है, और जो हमारे यूजर्स हैं उन्हें भी पता है, ठीक है। तो जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो हम यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट को कंपेयर भी कर पाते हैं हमारे कंपटीटर के साथ, क्योंकि जो चीज़ें रूल्स हमने फॉलो किए हैं वही उसने भी फॉलो किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हमने अगर बैंक से लोन लिया तो उसको हमने एक लाइबिलिटी की तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया है, तो जो हमारा कंपटीटर है उसने भी इस रूल को फॉलो किया और उसने इसको यहाँ पे एक लाइबिलिटी की तरीके से ट्रीट किया, तो हम इसको आपस में यहाँ पर जो है कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? उसके अलावा देखो, जो हमारे यहाँ पर यूजर्स है जिनको इन इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, जो उसको पढ़ना चाहते हैं, उन्हें भी पता है कि यहाँ पर हमारा जो अकाउंटिंग रूल है वो क्या कहता है कि लोन को लाइबिलिटी की तरीके से ट्रीट करना है। तो जब भी लोन दिखेगा तो हमारा जो यूजर है वो समझ जाएगा कि ये क्या है, हमारे कंपनी की यहाँ पर लाइबिलिटी है, और उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद देखो, कम्युनिकेशन है। अगर हमें कम्युनिकेट करना है यूजर्स को तो हम सिस्टमैटिक मैनर में यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको फॉलो करने के लिए हमारा यहाँ पर जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी होता है। अब पूछा गया था क्वेश्चन कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को किसी भी कंट्री में कौन यहाँ पर प्रिस्क्राइब करता है, कौन यहाँ पर इशू करता है। पहला, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है। दूसरा, प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज ऑफ द कंट्री, यानी कि उस कंट्री के अंदर जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज है जो कि अकाउंटिंग के फील्ड में काम करती हैं वो इशू करते हैं। दूसरा, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जिसके हमारे देश में आरबीआई, क्या वो इशू करता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज ऑफ द कंट्री, जो कि स्पेशली अकाउंटिंग के फील्ड में काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो हमारी यहाँ पर क्या है, प्रोफेशनल बॉडी है जो कि यहाँ पर हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको यहाँ पर कौन इशू करता है इंडिया के अंदर? पहला, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तीसरा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। दूसरा यहाँ पे देखोगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम शॉर्ट में ICAI भी कह देते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड बाय, यानी कि इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको यहाँ पर बनाता कौन है, उनको फॉर्मुलेट कौन करता है? ऑप्शन ए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। तीसरा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि इंडिया के अंदर जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको यहाँ पर फॉर्मुलेट कौन करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कई स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि ए आंसर है, ठीक है, यहाँ पर ए आंसर है, पर ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज अ करेक्ट आंसर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को जो है ICAI ने जो है 1977 में यहाँ पर जो है बनाया गया था, ताकि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो हमारी कंट्री के हिसाब से यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट कर सके, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन का जो काम है वो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड करती है, और जैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट कर लेती है, बना लेती है, वो जो है इसको यहाँ पर अप्रूव करवाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को भेज देती है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वो क्या करती है, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अच्छे से एग्जामिन करते हैं, स्टडी करती है, और अगर उसमें किसी भी तरह की खामियां होती है तो उसको सुधारा जाता है, ठीक है। अगर ठीक होता है तो उसको यहाँ पर इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो इशू करने का काम हमारा
आईसीए कर रहा है, पर बनाने का काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन ईएस। ठीक है, तो पहले इंडियन ईएस का मतलब समझा दूं यहाँ पर। देखो इंडिया के अंदर जो हमारी यहाँ पर कंपनीज है वो जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, अकाउंटिंग करती है, उसी उन स्टैंडर्ड्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर कुछ हमारे इंपॉर्टेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, वो किसके साथ डील करते हैं वो चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला देखो क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 रिलेट टू डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हमें कहता है कि जब भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करें, अकाउंटिंग करें, तो उनके अंदर हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन को यहाँ पर फॉलो किया है उसे हमें फुली डिस्क्लोज करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ताकि जो हमारे यूजर्स हैं उन्हें पता लग सके कि ये जो अकाउंटिंग की गई है वो किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके की गई है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिलेट्स टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि हमारे जो कंपनी की इन्वेंट्री है, जिस स्टॉक में वो डील करती है, जिस प्रोडक्ट या सर्विस में डील करती है, उसको कैसे वैल्यू करना है, मार्केट प्राइस पे वैल्यू करना है या फिर कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू करना है, उसके बारे में हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वो यहाँ पर हमें बताता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिलेट्स टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो हमें बताता है कि कंपनी को कैसे यहाँ पर जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिलेट्स टू अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, यानी कि हमारे जो फिक्स एसेट्स है उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, उसके बारे में हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बताता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है, क्योंकि हमारा जो फिक्स एसेट के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील करता है। क्लियर है, जिसमें फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग के बारे में बोला गया। तो इसीलिए ऑप्शंस यहाँ पर बी फर्स्ट सेकंड थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। अब आपको क्या स्टडी करना है, तो सिंपली देखो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेम, ठीक है, वो किस लिए यूज किया जाता है उसका यहाँ पर पता होना चाहिए। बस आपको याद करके रखना है कि कौन सा स्टैंडर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 10 रिलेट टू, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 10 है वो किसके साथ रिलेटेड है। पहला कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, तीसरा अकाउंटिंग ऑफ फिक्स एसेट, या फिर B and C ओनली। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन के साथ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो यहाँ पर डील करता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी होगा, डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ फिक्स एसेट इज अ करेक्ट आंसर। इसके साथ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है डील करता है। नेक्स्ट देखो, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेट्स विद अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट। अब देखो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, पहले इंटेंजिबल एसेट का मीनिंग समझ लेते हैं। देखो ऐसे एसेट जिनके कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, मतलब हम उसको देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, पर वो हमारे लिए एसेट होते हैं, वो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए गुडविल हो गया, आपकी मार्केट में कैसी रेपुटेशन है, ठीक है, वो हमारी गुडविल कहलाती है। देखो रेपुटेशन हमारे बिजनेस को काफी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अगर रेपुटेशन बढ़िया है तो हमारे बिजनेस भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे, हमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अगर रेपुटेशन अच्छी नहीं तो हमारा बिजनेस अच्छे से नहीं चलेगा। तो ये जो गुडविल है वो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, पर क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये हमारे इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है। तो इसके साथ हमारा कौन सा सेक्शन डील करता है, यानी कि इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर कौन सा स्टैंडर्ड बताता है। तो ऑप्शन ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज अ करेक्ट आंसर। वो हमें पूरी डिटेल बताता है यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन ईएस, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द इंडियन ईएस। पहला देखो, जो AS 13 है वो डील करता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, जितने भी यहाँ पर कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में डील करता है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, AS 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन, जब भी कंपनीज का अमलगामेशन होता है, ठीक है, तो उस वक्त अकाउंटिंग कैसे की जाएगी उसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बोलता है। तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, AS 20 डील्स विद अर्निंग पर शेयर, यानी कि हमें जब किसी कंपनी के अर्निंग शेयर पे कितना कमा रहे हैं, पर शेयर कितना कमा रहे हैं, उसके लिए अगर कैलकुलेट करना हो तो हम AS 20 का यूज करते हैं। तो ये भी कॉम्बिनेशन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, AS 21 डील विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक कंपनी का कई सारे यहाँ पर जो है सब्सिडरीज हो सकते हैं, ठीक है, हर सब्सिडरी जो है अपनी अकाउंटिंग अलग करते हैं, अपने यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, और लास्ट में हमें यहाँ पर, ठीक है, वो सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सब्सिडरीज प्रिपेयर करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सब्सिडरी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और प्रॉफिट के बारे में पता लग जाता है, ठीक है, पर हमें ओवरऑल जब जानना हो कि ओवरऑल हमारी कंपनी में कितना यहाँ पर प्रॉफिट कमाया है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर
करनी पड़ती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंडर हम सभी सब्सिडरीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ जोड़ते हैं, उनको कंसोलिडेट करते हैं और उससे जो है ओवरऑल बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे जो हमारे यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जो कि रिलेटिंग है हमारे इंडियन एएस के साथ, वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर क्या है, गैप स्टैंड्स फॉर। गैप का यहाँ पर फुल नेम क्या है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर गैप का मीनिंग समझते हैं कि गैप बेसिकली यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर देखो जो इंडियन एएस है वो यूज़ किया जाता है इंडिया के अंदर, यानी कि हम जब इंडिया के अंदर कोई कंपनी यहाँ पर अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाएगी तो वो यहाँ पर इंडियन एएस को यहाँ पर फॉलो करेगी। ऐसे ही हर कंट्री में यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हम किसी कंट्री के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। यानी कि अगर मान के चलो एक XYZ लिमिटेड है, वो यहाँ पर इंडियन एएस को फॉलो करती है और यहाँ पर एक यूएसए में कंपनी बैठी हुई है, ठीक है, जो कि इसकी कंपटीटर है, सेम काम करती है, वो यहाँ पर जो है यूएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर जो है फॉलो करती है। तो यहाँ पर ये जो XYZ लिमिटेड कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है जिनको इंटरनेशनल लेवल पर सभी कंपनीज यहाँ पर फॉलो करें, जिससे यहाँ पर कंपैरिजन जो है पॉसिबल हो सके। तो इसका सोल्यूशन लेके आया गैप, ठीक है। तो गैप के अंदर यहाँ पर कुछ बेसिक्स अजम्पशंस है, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, जिनको यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी यहाँ पर कंट्रीज हैं, उनकी जो कंपनीज है वो यहाँ पर यूज करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। अब जब इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं तो यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पे जो कंपैरिजन है, ठीक है, कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो यहाँ पर जो है पॉसिबल हो पाता है। अब गैप का फुल नेम यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन पूछ रहा था, तो ऑप्शन ए बता रहा है ग्लोबल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दूसरा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या फिर बी, ए एंड बी ओनली, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर देखो हमारा यहाँ पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि हम जनरल लेवल पर इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं और इनको यूज करते हैं अकाउंटिंग अपने अकाउंटिंग करते वक्त। क्लियर है आपको? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, द प्राइमरी बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग गैप इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि जो गैप है वो मेनली जो है हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में जो है फॉलो किया जाता है, ठीक है, इसीलिए कई बार इसको यहाँ पर यूएस गैप के नाम से भी यहाँ पर जानता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि यूएस के अंदर कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो हमारा गैप है उसको सेटअप करने में अपनी यहाँ पर भूमिका निभाई। कौन कौन सी है? पहली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, दूसरा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, तीसरा क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ये सभी जो हमारी यहाँ पर एंटिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने गैप के एस्टैब्लिशमेंट में अपना रोल जो है प्ले किया है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन की, ठीक है। जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है ये हमारी यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है। इसने यहाँ पर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर अकाउंटिंग बॉडी को, एक सेपरेट अकाउंटिंग बॉडी को बनाने की यहाँ पर जो है बात की और कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की जिससे यहाँ पर अकाउंटिंग बॉडी को बनाने की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर एनकरेज किया जा सके। जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है उसका ये मानना था कि जो अकाउंटिंग बॉडी है जो कि यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगी वो एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसका मानना था कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना उसकी जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पर अच्छी होती है, तो वो अच्छे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बना देगा। हालांकि इसने अभी तक कोई भी यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद जो है इशू नहीं किया था, इसने सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग बॉडीज को इस्टेब्लिश करने में यहाँ पर जो है अपनी हेल्प जो है वो की थी, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर यहाँ पर स्टेप्स लिए थे। नेक्स्ट क्या, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, तो ये भी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी यूएस की जिसने यहाँ पर अकाउंटिंग बॉडीज को बनाने की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो है यहाँ पर एनकरेज करने में, इस्टेब्लिश करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले की, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, इन्होंने यहाँ पर जो है 1939 में यहाँ पर एपीसी अकाउंटिंग प्रोसीजर यहाँ पर कमेटी बनाई थी जो कि यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर यहाँ पर काम करेगी। उसके बाद 1959 में जाकर जो हमारी यहाँ पर जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट है उन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड बनाई थी जो कि यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर काम करेगी। तो इसने काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करने में। क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैप है उसको फाइनली जो इस्टेब्लिश किया था वो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने किया था। और आज भी गैप से रिलेटेड जितना भी काम होता है, कौन कौन सी पॉलिसीज नई आएंगी, कैसे उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो सारा जो काम है वो किसका होता है यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का। तो कई बार यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि जो गैप है उनको कौन मैनेज करता है, कौन उसको इस्टेब्लिश किया था, कौन यहाँ पर गैप के प्रिंसिपल्स को इशू करता है। तो आंसर क्या होगा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, IFRS स्टैंड फॉर, जो हमारा IFRS है वो यहाँ पर उसका फुल नेम यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले IFRS का मीनिंग यहाँ पर समझा दूँ। तो देखो जो हमारा गैप था वो मेनली यूएस में फॉलो किया जाता था, पर हमें एक ऐसे रूल्स
प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट थी जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे सभी कंट्रीज मिलकर यहाँ पर फॉलो करें ताकि कंपैरिजन अच्छे से यहाँ पर हो सके। तो उसके लिए यहाँ पर ले आया गया IFRS, ठीक है। इस जो IFRS है इसको हम यहाँ पर ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल्स पर इसको जो है फॉलो किया जाता है। तो IFRS बेसिकली है क्या, कुछ यहाँ पर रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिनको हमारी जो कंपनीज होती हैं वो यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर फॉलो करती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर है? तो ये कुछ कुछ हमारा गैप के तरीके से है, बस यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल्स यहाँ पर जो है अलग होते हैं, पर दोनों का पर्पज एक यही है कि जो हमारे यहाँ पर कंपनीज हैं उनको यहाँ पर असिस्ट किया जा सके ताकि वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग कर सके और यहाँ पर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जा सके। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था इसका पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम यहाँ पर देखो क्या है, ऑप्शन बी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इज अ करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इज अ करेक्ट आंसर, ये इसका यहाँ पर फुल फॉर्म है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS आर डेवलप्ड एंड इशूड बाय, यानी कि IFRS को कौन डेवलप करता है, कौन यहाँ पर इशू करता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पर एक हिस्ट्री जान लेते हैं कि IFRS बेसिकली आया क्या, ठीक है। तो IFRS से पहले हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे, ठीक है, यहाँ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे, यानी कि IFRS आने से पहले भी कुछ यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन थे जिनको ग्लोबल लेवल पे यूज किया जाता था। इसे हम यहाँ पर क्या कहते थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको यहाँ पर हमारी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो है इशू करती है। इसने जो है 1973 से लेकर हमारे 2001 तक जो है ये जो हमारे अकाउंटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसको यहाँ पर इशू किया था। 2001 के बाद ये जो बॉडी थी इसको यहाँ पर बंद कर दिया गया, इसकी जगह पे एक नई बॉडी यहाँ पर जो है बनाएगी जिसका नाम था हमारा यहाँ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। अब ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है इन्हें यहाँ पर नए रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर इशू करने स्टार्ट किए, उन्हें प्रिंसिपल्स को, रूल्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, IFRS, ठीक है। यानी कि पहले हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए गए थे हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा, उसके बाद 2001 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आया, उन्होंने नए रूल्स यहाँ पर जो है प्रिंसिपल्स इशू करने शुरू कर दिया और उन्हीं नए रूल्स और प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पर IFRS के नाम से जानते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है क्या इनको खत्म कर दिया गया था, यानी कि अब इसको फॉलो नहीं किया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो हमारे इससे पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जा चुके थे उसको भी यहाँ पर आज जो है इंक्लूड किया गया है हमारे IFRS के अंदर। तो जितने भी हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है प्लस IFRS जो है, इन सभी को जो है यहाँ पर फॉलो किया जाता है यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको इशू, डेवलप और इशू कौन करता है, तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज अ करेक्ट आंसर। तो जितने भी हमारे IFRS हैं वो इसी बोर्ड के द्वारा जो है इशू किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमारे IFRS है उसकी डेवलपमेंट है किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है यहाँ पर सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। पहला यहाँ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, दूसरा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तीसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तीसरा सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। तो यहाँ पर देखो जो आंसर ए हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि IFRS के आने से पहले यही जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता था और उसी के बेस पर नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इशू किए गए जिसको हम IFRS के नाम से जो है जानते। तो इसने काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया IFRS के डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग रूल्स एंड स्टैंडर्ड, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होता जो भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और रूल्स यहाँ पर फॉलो करते हैं। पहला, इनहांसिंग कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें कंपैरेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंपेयर कर सके। तो ये हमारा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पर अकाउंटिंग रूल्स और स्टैंडर्ड का। नेक्स्ट है इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करें उसमें ट्रांसपेरेंसी ले आना और वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, वो चीज इंश्योर करना। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्ट करते हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी ले आना, कंसिस्टेंसी ले आना। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर वैल्यू, यानी कि हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है और शेयर होल्डर की वैल्यू इंक्रीज करना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। बाकी तीन हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता अकाउंटिंग रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स का। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो।